तो मैं सैदी तो साहब मैं सेठी साहब ये जो वर्चुअल समिट में जो नहीं गए, उसमें कुछ मैं देख रहा था बैनुल अक़वामी कुछ पेपर्स में इधर-उधर, तो उसमें ये भी था कि जी वो अगर जाते तो चीन नाराज़ हो जाता क्योंकि ताइवान को बुला लिया था और असल जो चीन है उनको बुलाया नहीं, तुर्की नाराज़ हो जाता, ईरान तो ख़ैर पहले ही नाराज़ है। इस वजह से भी खान साहब ने न जाने का फैसला किया है। इसमें कोई वज़न है? नहीं, बिल्कुल कोई वज़न नहीं है। आपने देखा कि अगर इससे वज़न होता तो फ़ॉरेन ऑफ़िस का जो बयान है उसके अंदर वाज़ेह कर दिया जाता कि हम चीन के साथ खड़े हैं, हम चीन के ब्लॉक के अंदर हैं। मगर ऐसे नहीं हुआ ना, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई और बाकी इधर-उधर से लीकिंग होगी मगर ऑफ़िशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल उन्होंने चीन का साथ नहीं दिया। और मैं समझता हूँ इसका भी ताल्लुक बिल्कुल वही है खान साहब की इम्प्रेशन जो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हाँ, होते कौन है अमेरिकन। खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है जो आज तक कभी किसी सियासी लीडर ने नहीं की। सर्टेनली पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं की, मैं समझता हूँ इंडिया में भी किसी ने नहीं की। के नाम लेके इन्होंने सियासी लीडर्स को अटैक किया है। इन्होंने जो प्रेसिडेंट बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनका नाम लेके कहा है कि जाहिल है, इनको पता नहीं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और इन्होंने मोदी को फाशिस्ट पर्सनली नाम लेके कहा फाशिस्ट। आप कह सकते मैक्रोन हैं को कि भी हाँ, मैक्रोन को भी। मैक्रोन को भी, बिल्कुल। ये आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि एक ये पाकिस्तान जैसी रियासत जो कि गिरी हुई है और भीख माँग रही है सबसे, वो वहाँ के लीडर ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है कि भई मिल के चलना है और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें। डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि आप अपने मफ़ाद में काम करें, किसी के ज़ात के मफ़ाद में ना करें। तो मुझे लगता है ऐसे है कि खान साहब अपने वही बयानिए को तकड़ा करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी छुट्टी होने जा रही है और उन्हें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। चीन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए चीन पहले भी आपने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, आपके तल्लुकात हैं वे अमेरिका के साथ उनके जहाज़ इस्तेमाल करते हैं आप हथियार खरीदते हैं आप एंड सो ऑन उनसे पैसे लेते हैं, तो चीन ने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो ये नहीं होता कि आप एक कैंप में हैं या दूसरे कैंप में हैं और ख़ुसूसन कभी भी चीन ने ऐसे नहीं कहा कि या हाँ, आप हमारे साथ हैं या नहीं है, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई। तो ये उसका सिलसिला नहीं है। वो और बात है कि चीन के किसी एक आध ऑफिशियल ने बड़ी एप्रिशिएट किया है कि जी अच्छा किया पाकिस्तान ने। वो तो ज़ाहिर है अपना प्रोपेगेंडा तो वो करेंगे। मगर चीन की तरफ से किसी किस्म का इस किस्म का दबाव नहीं था। ये मेरी खबर है मेरे पास कि आप ना जाएँ और हमारा साथ दें। ना ही रशिया से था, ना ही ईरान से था। ये खुद फैसला किया इन्होंने, पहले जाने का फैसला किया, फिर ये सोचा कि नहीं मैं नहीं करता, मैं मुझे शायद नुकसान ना हो जाए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे समिट में तो नहीं बुलाया जो क्लाइमेट के ऊपर थी। तो प्रेसिडेंट अलवी को कहते हैं कि वो जाके कोई स्पीच-वीच दे दें। फिर ये भी फैसला किया कि नहीं फिर वो बात तो एक ही हो जाएगी ना, कि आप मैं नहीं गया तो ये तो गए थे तो बयानिया मेरा ख्याल है, जो आफ्टर गवर्नमेंट जो मेरा बयानिया है वो खराब हो जाएगा। तो अब वो ऐसे लगता है कि ही डज़न्ट केयर सोलंकी साहब कि पाकिस्तान को क्या होता, पाकिस्तान आइसोलेट होता है, नहीं होता। वो अब अपनी रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, बोरी-बिस्तरा पैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या बयानिया आएगा उस और कैसे मैं आगे जो मरहला आ रहा है उसको कैसे टैकल करूँगा। ये बिल्कुल गलत है कि जी चीन की वजह से ये किया। एक्सक्यूज़ ये बनाया है। सेठी सेठी साहब ये बताइए आप जो अमेरिकी पॉलिसी है और पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, रज़ा भी समझते हैं, थोड़ा-सा मैं भी समझता हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से इन्ख़ला के बाद जो पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात जुनूब की तरफ गए हैं, उसके बाद फिर ये बयानात भी आपने बताया कि अमेरिकियों को कहना कि जी आप जाहिल हैं, फलाँ हैं। इसके अलावा भी 2-3 वाक़यात हुए थे, आपको याद होगा उमर सईद शेख का और जी वो जिस दिन उनकी इनॉग्रेशन हुई, एक मिसाइल लॉन्च वग़ैरह, जी, जी, वो बिल्कुल। चीज़ें पहले ही पस मंज़र में थीं। तो उसके बाद अब ये आखिरी दिन तक इंतज़ार करवा के कहा कि जी थैंक यू बट नो थैंक्स। तो अमेरिका के अंदर पहले ही एक पेंटागन की लेवल पे भी और व्हाइट हाउस के लेवल पे भी काफ़ी और के स्ट्रीट जो है थिंक टैंक वाली जो है, वहाँ पे काफ़ी है गुस्सा। तो ये जो एक्शन हुआ है उसके बाद वहाँ पर कोई सोच विचार होगा या
अमेरिकी जो है वो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत हो चुकी है सोच विचार। मैं आपको एक दो बातें इसमें ऐड कर दूं। ये जो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमेरिका, इसका बहुत एक अहम मकसद, दो तीन मकसद है। पहले तो ये मकसद है, जो बाइडेन साहब की जो रेटिंग्स हैं वो काफी गिरी हुई हैं, वीक प्रेसिडेंट लग रहे हैं। यूरोप में भी कोई खास घास नहीं डाल रहे इनको, और अमेरिका में भी इनकी रेटिंग्स गिरी हुई हैं। और वहां ऐसे लग रहा है कि इनके 4 साल के बाद ट्रंप वापस आ रहा है या रिपब्लिकन्स वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त वो परेशान थे क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी एज अ सुपर पावर वो चैलेंज हो रही थी और ये कुछ कर नहीं रहे थे। तो इन्होंने अब ये डेमोक्रेसी का एजेंडा निकाला है। और उस स्टेज पे, जबकि अभी एक बहुत अहम फ्रीडम हाउस की एक इदारा है वहाँ, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसपे ये कहा गया है कि पहले अमेरिका टॉप पे था डेमोक्रेसी रैंकिंग के अंदर, जो मुल्क जो सबसे ज्यादा जमहूरियत है जहाँ। अब अमेरिका स्लाइड करके ड्यूरिंग द ट्रम्प ईयर्स गिर गिर के, और उसके बाद अब अमेरिका जो है वो सेंटर में आ गया कहीं। और वो जो सबसे अहम अमेरिका का प्लेइंग कार्ड था या एस था, जो यक्का था कि वी आर द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करते रहे। आपको याद है कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर यही था ना सोवियत यूनियन के साथ, कि डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करना है उस सिलसिले में, और उसको अंडरमाइन करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ अवाम उनको उकसाना है कि आपकी जमहूरी राइट्स, आपकी जमहूरी राइट्स, और इसी तरीके से अंदर से सोवियत यूनियन को कमजोर करना है। और उसमें जो सबसे अहम पॉलिसी थी कमजोर करने की, जो सोशल पॉलिसी थी या पॉलिटिकल पॉलिसी थी, वो अमेरिका की कांग्रेस ने एज मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी सारे अमेरिका में और दुनिया में थिंक टैंक्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया। ये सारे जो थिंक टैंक्स थे और ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, और इन सबको फंडिंग जो थी वो कांग्रेस की तरफ से बना के दी गई, कभी इधर से कोई इधर से, ताकि ये प्रमोट करें द होल नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसका जो टारगेट था वो सोवियत यूनियन एंड नाउ चाइना। अब वो उन्होंने ये जो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस की है उसके इमीडिएटली आपने देखा अभी वो खत्म नहीं हुई, और एक नया इदारा जो है वो बाहर आ गया है। वो है उनका फाइनेंशियल एक्शन के ऊपर। और वो फाइनेंशियल एक्शन के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के एजेंडे के ऊपर, कि जहां जहां ईरान के अंदर 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 2 सियासी लीडर्स को टारगेट करके सैंक्शंस लगा दिए, और भी उन्होंने चाइना के ऊपर भी कर रहे हैं, और भी उन्होंने 14 कंट्रीज, सीरिया पे भी, और उन्होंने अब कंट्रीज आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दी हैं कि जी अब इन कंट्रीज के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर हमने सैंक्शंस लगानी है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को वो अंडरमाइन कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के अंदर माइनॉरिटी राइट्स भी आ जाती हैं, मीडिया राइट्स भी आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आ जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस फ्रीडम भी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो अब आपने 23 आउट ऑफ 25 आपने कंप्लायंस कर दी है, जिहादी ग्रुप शुभ सारे फारग हो गए एंड सो ऑन। मगर अब ये एक और ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से, नॉट टेररिज्म बट ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से, वो नेगेटिव था या पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर भी अब उन्होंने अब प्रेशर डालना शुरू करेगा। और आज का क्लिप ये याद रख के रख लीजिएगा, पाकिस्तान के ऊपर ऑन ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, इन चीजों के ऊपर अमेरिका के इदारों ने आपके ऊपर अटैक करना है। और आपके ये जो जिस किस्म की चीजें यहाँ हो रही हैं, जो अभी हाल ही में जो सियालकोट में हुआ, और बाकी भी जो रियासत के को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत की रिट को, अगर वो TLP है या वो TTP है या कोई और इदारे हैं, या आपके जो कानून है, इनके ऊपर अटैक आ रही है फ्रॉम अमेरिका। और आप जो हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका की गुलामी से अफगानिस्तान ने आजादी हासिल की है, इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, तो फिर आप तैयारी कर लें कि अब आपको भी एक और स्क्रू ड्राइवर आपके ऊपर स्क्रू वो टाइट करने के लिए उन्होंने एक और भी निकाल लिया है। आपको उन्होंने दावत दी थी इसलिए बिकॉज वो आपको इंक्लूसिव अप्रोच आपके साथ करना चाह रहे थे, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाह रहे थे। आपने ना करके, और जिस तरीके से आपने ना किया, आपने बताया कि हमने आपको स्नब किया, तो अब आप अगर एक सुपर पावर को स्नब करेंगे इस तरीके के साथ, जिसके आगे आप भीख मांग रहे हैं, एक तरफ IMF को बैठे हुए उनके आगे, एक तरफ वर्ल्ड बैंक के आगे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके पास हैं, सऊदी अरेबिया उनकी बात मानता है, उसकी वजह से आपको पैसे दिए, और आप ये इस किस्म के आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इमरान पॉलिसी है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान होने जा रहा है और होगा, और आप देखिएगा आगे क्या होता है। जी, मैं सेठी साहब, ये मैं आपको आप जिक्र करे थे इदारे का, तो अभी स्वीडिश भी एक थिंक टैंक है, जिसने कि आपने पढ़ा होगा अखबारात में भी,
और उन्होंने वो है स्टॉकहोम में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। उन्होंने भी अमेरिका के बारे में यही कहा है कि वहां भी बैक स्लाइडिंग हो रही है सिविल लिबर्टीज। तो बाइडेन का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है कि वो साख जो है अपनी बहाल करनी है मुल्क के अंदर भी। सारी बातें ऐसी बातें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी होती है ना, डेमोक्रेसी समिट कर रहे हैं जी जी, दुनिया उनकी के। रेटिंग्स, जी हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली तो लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या खान साहब जो है वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते थे? क्योंकि देखिए आज आज सुबह में मैं पढ़ा था कामरान खान साहब ने भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत फैसला है, प्रूडेंट नहीं है, ये वाइज फैसला नहीं है ना भेजने का। कल भी और आजकल आपको पता है कामरान खान साहब बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। वो कह रहे और जिम्मेदारी कबूल करो। कामरान खान जो है वो किस जिप कोड से बात करते हैं, वो जिप कोड सबको अरे पता भाई रहने देना, छोड़े वो किस जिप। जिप कोड हाँ छोड़ो रहे। परे। हम भी किसी पता नहीं जिप कोड से बात करते हैं, वो भी किसी जिप कोड से बात करते हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल खान साहब, कामरान साहब बहुत उनके कॉन्टैक्ट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बड़े पुराने लिंक्स हैं और बड़े समझदार हैं, और वो देख लेते हैं हवा किस तरफ जा रही है, जैसे हम भी करते हैं। तो ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने भी कहा कि ये नहीं करना चाहिए था। अब देखे ना ये इस तरह का एक ओपिनियन है पाकिस्तान में जो कि मेरे ख्याल से बहुत सा श्योर फॉरेन ऑफिस के अंदर भी हल्के होंगे जो समझ रहे होंगे। क्योंकि आप देखिए अगर इंडिया को आप मिसाल ले लें, मोदी जो हैं उनके ताल्लुकात पुतिन के साथ भी हैं और बाइडेन के साथ भी हैं, ट्रंप के साथ थे इससे पहले। वो भी तो दोनों को साथ साथ चला रहे हैं ना। तो बात ये कि हम S-400 भी ले लिए, उधर से जी फ्रांस से भी ले लिए, बिल्कुल। सबसे ले लिए। लेकिन तो सेठी साहब मैं सिर्फ एक लाइन का वो कमेंट करना चाह रहा था कि ये जिस तरीके से खान साहब मुल्क को लेके जा रहे हैं, अब जिस तरीके से इन्होंने ये स्नब किया, तो ये तो साबित हो गया ना कि इमरान खान की अना हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। हाँ वाह वाह। ये तो समुद्रों से गहरी का तो ठीक है। अब पता नहीं चीन, ये देखिए जो उनकी ट्वीट भी दिखा दी, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट प्रूडेंट, इवन ग्लोबल पावर्स प्रैक्टिस नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी, मोदी फ्रेंड्स विद बाइडेन एंड पुतिन, skillful diplomacy can expand Pakistan's diplomatic reach and bridge Gulf with US। और हाँ सिर्फ वो यूएस तो नहीं है, गल्फ की रियासतें भी हैं। देखे ना, ये भी एक है इसमें मामला।